हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले 5 लेक्चर से यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस में शामिल बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आप कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं उस पर मैं सीरीज़ चला रहा हूं और इस सीरीज़ में मैं पिछले 5 लेक्चर दे चुका हूं। तो उन 5 लेक्चर को यदि आप देख चुके हैं तो ये आज का वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। और यदि आप नहीं देखें और आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और पहले उन 5 लेक्चर्स को देख लें और उसके बाद इस वीडियोज़ पे आएँ, क्योंकि इस वीडियोज़ में हम सवाल को बनाने वाले हैं और मैं आज कम्युनिकेशन पे 10 सवाल लेकर के आया हूं और उन 10 सवालों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। उन 10 सवालों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको सवालों की ओर ले चलते हैं। तो दोस्तों, सवालों के सीरीज़ में आप देखेंगे कि सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो ये है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन विचार संप्रेषण सबसे होता है, आप इस कथन से कितने सहमत हैं। ऑप्शन में आपका ये है सरल विचार, ऑप्शन बी में है अत्यंत ही कठिन विचार और सामान्य विचार, और चौथा जो हमारे पास है वो है सभी प्रकार के विचार। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सवाल को समझना ज़रूरी है। सवाल कह क्या रहा है? सवाल दरअसल ये है दोस्तों कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार के भाषा में करते हैं जब हमारा संप्रेषण जो है, जिसको अंग्रेज़ी में कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन बहुत टफ हो जाता है तब उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन जब आसान रहता है तब उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास भाषा अत्यंत ही कठिन हो जाती है, तो उस भाषा को सरल बनाने के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा अत्यंत ही कठिन विचार। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा अत्यंत ही कठिन विचार, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 2 पे, और दूसरा सवाल जो हमारा है वो है असंदिग्ध विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है, आप इस कथन से कितने सहमत हैं। असंदिग्ध विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है, आप इस कथन से कितने सहमत हैं। दोस्तों, ऑप्शन में इसका पहला ऑप्शन है पूर्ण सहमत हैं आप, असंभवतः असहमत हैं, प्रायः असहमत हैं, प्रायः सहमत हैं, या फिर पूर्ण असहमत हैं। ये इस तरीके के सवाल में आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो असंदिग्ध कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उससे आप पूर्ण रूप से सहमत होते हैं। जैसे वन वे कम्युनिकेशन होता है और बड़ा फ्लुएंट कम्युनिकेशन होता है, तो असंदिग्ध विचार संप्रेषण में हम लोग क्या करते हैं, उस कम्युनिकेशन से पूर्णतः सहमत होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और आते हैं हम तीसरे सवाल पे, और तीसरा सवाल जो है आज हमारा वो है लंबे वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। तो जब आप लंबा सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में, या फिर निगेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा वो आपका वो इम्पैक्टिव नहीं होगा, मतलब कि वो अप्रभावी हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है अप्रभावी, दूसरा है कठिन, तीसरा है प्रभावी, चौथा है सामान्य। तो आप नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सामान्य तो होगा नहीं, ठीक है। जब आप नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रभावी भी नहीं होगा, और जब नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और लंबा सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो क्रिस्प एंड क्लियर नहीं है, तो वो कठिन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा अप्रभावी। लंबे वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को अप्रभावी बनाते हैं। आपका जो भाषा होगा, आपका जो कम्युनिकेशन होगा इम्पैक्टफुल नहीं होगा, सामने वाले के ऊपर आप इम्पैक्ट नहीं बना पाएंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। सवाल आपको समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो को रोक लीजिएगा और एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिएगा। चौथा जो हमारे पास सवालों की सीरीज में है दोस्तों, वो चौथा हमारे पास सवाल है कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ये क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ये सवाल फिर से पढ़िए, कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। तो जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने कई तरीके के टॉपिक होते हैं। तो जब आपके पास कठिन टॉपिक है या फिर जटिल है तो उसको आप कब पढ़ाएंगे? बाद में पढ़ाएंगे क्लासरूम के, या फिर खंड में पढ़ाएंगे उसको पार्ट में तोड़ कर, या फिर स्टूडेंट के जो विल पावर है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, या फिर बीच बीच में उसको कर के पढ़ा देंगे।
तो दोस्तों आप जब टीचर हैं और आप जब पढ़ाते होंगे, अभी तो आप स्टूडेंट हैं, आप जब टीचर बनेंगे, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं वो टफ़ होते हैं। तो मैं उसको क्या करता हूँ, कई सारे पार्ट में बांट देता हूँ, कई सारे पार्ट में बांट देता हूँ ताकि वो स्टूडेंट के लिए आसान हो जाए। तो हमेशा याद रखिएगा कि कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को हम लोग कई सारे पार्ट में तोड़ करके पढ़ाएंगे ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा आसान लगे और चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। और पांचवा जो हमारे पास सवाल है दोस्तों, वो सवाल है ज्ञानात्मक स्तर पे पढ़ाते समय अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। ज्ञानात्मक को अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों कोग्निटिव। मैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड और चूँकि कम्युनिकेशन ये दोनों से मिला हुआ सवाल है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाऊँगा, तब आप और कम्युनिकेशन जब दोनों आप मिक्स करके एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद ये सब सवाल आपको इतना ईजी लगने लगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में फिर। तो दोस्तों पांचवा जो सवाल था वो हमारे पास है, ज्ञानात्मक स्तर पे पढ़ाते समय अध्यापक को पढ़ाना चाहिए किस तरीके से, सरल व सुगमतापूर्वक, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहिए, कठिन विषय वस्तु के रूप में पढ़ाना चाहिए, या फिर आवश्यकता अनुसार पढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा दोस्तों कि जब भी आप पढ़ा रहे हैं, आप एक अध्यापक हैं, तो आप उसको सरल भाषा में पढ़ाने की कोशिश करेंगे और ऐसे समझाएंगे ताकि वो उसमें सुगम हो। सुगम का मतलब होता है ईजी वे में कर करके आप पढ़ाएं उसको। यानी कि इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा सरल एवं सुगमतापूर्वक आप पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाएंगे, या फिर टफ़ सब्जेक्ट को इंक्लूड करके उसमें नहीं पढ़ाएंगे, टफ़ लैंग्वेज को इस्तेमाल करके, और आवश्यकता अनुसार नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपके पास है तो सिलेबस को आपको पढ़ाना है, तो आप आवश्यकता अनुसार नहीं कुछ कर सकते हैं। तो पांचवा का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सरल एवं सुगमतापूर्वक। आते हैं हम लोग दोस्तों छठा सवाल जो हमारे पास है आज का, वो है संचार को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप ऑडियो विजुअल जो कम्युनिकेशन होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, ठीक है, जिसमें आप देखते भी हैं सुनते भी हैं। तो ऑडियो विजुअल इसमें किस में होगा, जैसे आप टीवी के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, शिक्षण विधि का ये नहीं, और आप प्रोजेक्ट के माध्यम से जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तो प्रोजेक्ट में ऑडियो विजुअल होता है, ठीक है, जिसमें आप वीडियो भी है और ऑडियो भी है, और ऑडियो भी है, इसको विजुअल बोलते हैं, ऑडियो विजुअल। और टीवी के माध्यम से चूँकि पढ़ाई करवा नहीं सकते हैं आप, ठीक है, तो जो आप संचार को, जो आपका कम्युनिकेशन होगा उसको प्रभावी आप बनाना चाहेंगे किसी के सामने, तो आप प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा प्रभाव आप उस पर बना पाएंगे। इसलिए छठा का जो आंसर होगा हमारे पास वो बी होगा। और हम लोग आते हैं अब सातवें सवाल पे, और सातवां जो सवाल है हमारे पास वो ये है, छात्रों में भाषा के उचित विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होगा। फिर से पढ़िए, छात्रों में भाषा के उचित विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होगा। तो उचित भाषा विकास हेतु क्या प्रभावशाली हो सकता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन उन्होंने देखा है कवि सम्मेलन, दूसरा लेखन प्रतियोगिता, तीसरा है वाद विवाद प्रतियोगिता, और चौथा है भ्रमण कार्यक्रम, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन इन्होंने दिया है और कहा है कि भाषा, ध्यान दीजिएगा, भाषा के उचित विकास, ठीक है। तो भाषा का उचित विकास के लिए क्या होगा कि कोई आपको लिखना ज़रूरी है। भाषा का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो लिखना ज़रूरी है। आपको लिखना आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन लिखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि एक अनपढ़ आदमी भी बोल सकता है लेकिन एक अनपढ़ आदमी लिख नहीं सकता है। इसलिए भाषा के उचित विकास हेतु यदि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होगा तो वो होगा लेखन प्रतियोगिता। तो बच्चों के अंदर आप लेखन प्रतियोगिता के लिए ललक पैदा करेंगे। और अब आते हैं आठवें सवाल के ऊपर, और आठवां जो सवाल है आज का हमारा वो है शिक्षण के समय विचार संचार द्वारा छात्रों पर प्रभाव डाला जा सकता है। शिक्षण के समय विचार संचार के द्वारा छात्रों पर प्रभाव डाला जा सकता है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडिया को शेयर करते हैं, तो उस दौरान छात्रों पर प्रभाव आप डाल सकते हैं। किस तरीके का प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, दलगत प्रभाव, सामान्य प्रभाव, शैक्षिक प्रभाव। तो जब भी आप पढ़ाएंगे तो उस समय उनका जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा, बॉडी लैंग्वेज उनका एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें जो एक्टिव जब रहेगी तो ये दोस्तों रिलेटेड है साइकोलॉजी से, ये रिलेटेड है साइकोलॉजी से।
यानी आप उसके साइकी का इस्तेमाल करवाएंगे, अर्थात उस पर जब आप प्रभाव जमाएंगे तब वो होगा मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ठीक है, तो आप जब पढ़ाते हैं किसी पर तो उस पर अपना मनोवैज्ञानिक प्रभाव जमाते हैं, इसलिए 8 का आंसर होगा ए। और अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 9 पे, और आज का 9वां सवाल जो हमारे पास वो है, जब आप कक्षा में शिक्षण कराते हैं तो कक्षा में डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, के साथ साथ चलना चाहिए। तो कैसे? जब आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और जब आप अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से आपको मौखिक विचार संचार करना चाहिए या गैर शाब्दिक विचार संचार। गैर शाब्दिक का क्या मतलब है? यहाँ पे इसको अंग्रेजी में नॉन वर्बल बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे शब्द का इस्तेमाल नहीं हो। सरल संप्रेषण, ठीक है, और इजी लैंग्वेज में, और सभी प्रकार के संप्रेषण। चूँकि कम्युनिकेशन के मैंने कई सारे टाइप्स पढ़ाए हैं तो ये आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं कि जब आप कक्षा में, जब आप क्लास में टीचिंग करा रहे हैं तो क्लास में आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे बच्चों के साथ। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, जब आप पढ़ाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत, जब भी आप पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत पढ़ाते हैं, और वो जो होता है आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके यदि बच्चों को समझाते हैं, गैर शाब्दिक संचार जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 9 का, वो होगा बी, गैर शाब्दिक विचार संचार। ठीक है, और लास्ट का जो आज का सवाल है दोस्तों, लास्ट 10वां, और वो सवाल को मैं ख़त्म करता हूँ, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करूँगा। तो 10वां जो आज का सवाल है दोस्तों वो ये है, यहाँ पर किसी व्याख्यान के प्रारंभिक चरण से संबंधित कुछ क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। पहला, प्रस्तुत प्रकरण को भावी अधिवान से संबद्ध करना, प्रस्तुत प्रकरण को पूर्व पठित प्रकरण से संबद्ध करना, और स्टूडेंट्स में रुचि जगाना एवं उन्हें अभिप्रेरित करना, और चौथा है पूर्व जानकारी को जांचना, और 5वां है विषय वस्तु संक्षेपण। तो दोस्तों फिर से समझ लीजिए, आप कहीं पे लेक्चर दे रहे हैं और व्याख्यान हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ का पहला स्टेज अभी फर्स्ट स्टेज है, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पहले स्टेज में आप जब भी किसी भी लेक्चर देने से पहले जो उसका स्टेप 1 होता है, वो आप उसमें पूर्व पठित, यानी कि वहाँ पे जो लेक्चरर में जो पढ़ा जाएगा लेक्चर के दौरान, उससे पहले जो प्रक्रिया है, प्रकरण का मतलब प्रक्रिया यहाँ पर, ठीक है, क्रिया आप बोल के काम चलाएं, तो उस क्रिया से और उससे जो काम है उस काम को सबसे पहले आपको करना होगा। तो किसी भी लेक्चर देने से पहले, किसी भी व्याख्यान से पहले उसके जो पूर्व पठित प्रकरण है, कार्यक्रम है, उसको जानना ज़रूरी है, उसको समझाना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का 10 सवाल ख़त्म किए, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों के साथ शेयर करें, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन किसी के भी सिलेबस में कम्युनिकेशन को शामिल किया गया है, या फिर वैसे छात्र जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।